अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, इतवार के दिन बाबुल मदीना कराची में मगरिब की नमाज के कुछ देर के बाद हमारा सिलसिला होता है अहकाम तिजारत। इस वक्त हम सिलसिला अहकाम तिजारत में हाजिर हैं। आप स्क्रीन पे नंबर मुलाहिजा फरमा रहे होंगे, इन नंबर्स पे आप कॉल करके अपना सवाल रिकॉर्ड करा सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर भी है, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और आप अपने टेक्स्ट पैगामात भी भेज सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मुमकिना सूरत में आपका सवाल शामिल सिलसिला किया जाएगा और मुफ्ती साहब के सामने भी रखेंगे और मुफ्ती साहब से शरई रहनुमाई भी लेंगे। नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान ज़ीशान है, हैसुमा कुंतुम फसल्लु अलैया फ़इन्ना सलातकुम तबलुगुनी, कि तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पाक पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आपकी कॉल मौजूद है और कॉल ही से सिलसिले की इब्तिदा करते हैं, कॉल चलाते हैं और फिर मुफ्ती साहब की बारगाह में हाजिर होते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं लाहौर सबल मंडी से अर्ज कर रहा हूँ। उसके साथ में ये मेरा सवाल है कि हम व्यापारी और जिमीदार को रुपए देते हैं और मंडी के यह असूल है, ये शर्त लगाते हैं कि माल हमारे पास बेचने हैं। जो व्यापारी आते हैं उनके पास रुपए नहीं होते, वो गरीब आदमी होते हैं, उनको हम रुपए देते हैं, लेकिन ये शर्त ऐड करते हैं कि माल लेकर आओ वो हमारे पास बेचने हैं। लेकिन हमने आपसे सुना है कि ये नाजायज है। हम ऐसा करते हैं कि हम जो व्यापारी रुपए देते हैं हम उनसे कहते हैं भाई हमारी पाबंदी नहीं है, अगर हमारे पास माल बेचोगे तो आपकी मेहरबानी होगी, अगर ना बेचोगे तो 1 महीने के बाद हमें रुपए वापस कर देंगे। क्या ये तरीका जायज है या गलत है? ठीक है जी मुफ्ती साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आम तौर पर ये जो तबका है जी, सब्ज़ी मंडी में जो आड़ती बैठते हैं जी, तो अब पूरी मार्केट में कोई एक आड़ती तो होता नहीं है जी, बहुत सारे आड़ती होते हैं। बिल्कुल। हर एक की ख्वाहिश होती है कि लोग माल उनके पास लेकर आएँ। ठीक है। और ज़मीनों का जो काम है वो भी इस अंदाज का है कि कभी कमी कभी ज़्यादती, कभी मौसम ख़राब है, कभी बेहतर है, मुख्तलिफ कंडीशन रहती हैं, तो पैसे की ज़रूरत किसान को पड़ती ही रहती है। ठीक है। तो किसान ये चाहता है कि फसल के जो अखराजात हैं कहीं से कर्ज़ा उसे मिल जाए। ठीक है। तो आड़ती हजरात आम तौर पर कर्ज़ा उन्हें फराहम करते हैं, लेकिन वो लोगों को बाउंड करते हैं कि आपने अपना माल हमारे पास आकर बेचना है। जी। तो ये शर्त तो नाजायज़ है बिलाशुबा, जैसे कि बता भी रहे हैं कि कर्जे की बुनियाद पर नफ़ा उठाना कहलाएगा। ठीक है। अब जो हाल ये सोच रहे हैं कि ये उन्हें बाउंड नहीं करते जी, तो बाज़ औक़ात अपने आप में गुमान करने में और प्रैक्टिकल में फ़र्क होता है। जी, यानी ये नहीं है कि अगर पूरा सिस्टम चल रहा है और एक आदमी कहे कि ठीक है भले ना आके बेचना, ठीक है, लेकिन जब वो वक्त आए तो उस पर वो लानतान शुरू हो जाए, वो ना बेचे, शिकवा गिला शुरू हो जाए, ठीक, उस पर जो है वो नाराज़गी शुरू हो जाए। ठीक। तो ऐसा नहीं है कि ये कहकर बरी ज़िम्मा हो जाएंगे आप। देखना होगा कि किन हालात के अंदर ये कहा जा रहा है और क्या ऐसी सूरत हाल है कि जो कहा जा रहा है उसकी पासदारी होगी या नहीं होगी अमली तौर पे। बिल्कुल। ठीक है। बज़ाहिर तो बहुत मुश्किल है, सही, बहुत मुश्किल है। ठीक। अलबत्ता एक और रास्ता भी है इस पूरी सूरत हाल से निकलने का। जी। अगर उस रास्ते को किसी भी मजबूत मुफ्ती साहब के पास बैठकर समझ लिया जाए तो बड़ा ही आसान रास्ता है वो। मुफ्ती साहब के पास तो बैठे हैं? पास नहीं बैठे ना, अच्छा, दूर बैठे, यानी प्रैक्टिकली जाएं, ये वहाँ पे प्रैक्टिकली जाए। ठीक। अभी यानी
हमारे आने से कोई आधा पौना घंटा पहले की बात है। जी। एक साहब बैरून मुल्क से 3-4 दिन से मैसेज कर रहे थे। ठीक है। अब मसला उनका ऐसा कि मैसेज पर व्हाट्सएप पर मुमकिन ही नहीं है बताना, ना वो मेरी बात समझे ना मैं उनकी समझूं। तो मैंने उनसे अर्ज़ किया कि फ़ोन पर अगर कॉल करनी है, जी, मतलब वहाँ से यहाँ तक मैं आया हूँ, रास्ते में मैंने टाइम दिया, तो आप फ़ोन पर कॉल करें, व्हाट्सएप पर भी कॉल ना करें। बात नहीं हो पाती उससे। ठीक। बातचीत हुई, मसला हल हो गया। ठीक, यानी मसले की नोयत ऐसी उनको भी समझ में आ गया, मुझे भी समझाना आसान रहा। ठीक। तो मसाइल बाज़ होते हैं इज्तिमाई एतबार से अगर समझाया जाए तो समझ में आ जाते हैं। ठीक है। बाज़ मसाइल होते हैं सीखने के, जी, कि एक मरतबा उनका सीखना ज़रूरी है, सीख लिया तो पूरी ज़िंदगी उस पर बंदा अमल करता रहे। ठीक। वो ये है कि शरीयत मुतहरा ने जी, ख़रीदो फ़रोख्त की एक ऐसी सूरत बयान की है कि जिसमें सौदा हो जाता है, पैसे दे दिए जाते हैं, ठीक, लेकिन माल उधार होता है। सौदा हो गया, पैसे दे दिए, माल उधार है। आम सौदे ये होते हैं कि सौदा दे दिया, मिसाल के तौर पर किसी ने चावल खरीदे हैं, ठीक है, चावल दे दिए, ठीक है, लेकिन पैसे उधार हैं। ठीक है, आम सौदे इसी तरह होते हैं। ठीक है, लेकिन सौदे की एक किस्म वो है कि जिसमें सौदा हो गया, जिसने माल खरीदा है उसने पैसे दे दिए, ठीक है, और माल देने वाला कम से कम 1 महीना बाद देगा। ठीक है, यानी माल के बारे में हमारा पूरा मुआहदा हो गया है, पैसे भी ले लिए लेकिन माल बाद में देंगे। इस सूरत का नाम है बेसलम। ठीक है। अब बेसलम अगर ये लोग कर लें, ठीक है, तो खुलासे की सूरत बन सकती है। सही। लेकिन मामला ये है कि बेसलम करने के लिए शायद ये तैयार ना हो। समझ में तो आ रहा है, ऐसा चंद लग रहा ऐसे आइटम है उसमें बेसलम करना मुमकिन है। है। ठीक है, मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ गंदम का जो रेट है जी, बहुत ज़्यादा अप डाउन नहीं होता, सही है, तकरीबन करीब करीब ही होता है। तकरीबन करीब करीब ही होता है। ठीक, तो गंदम की फसल जब डालने लगे हैं, ठीक, तो गंदम अगरचे कि नहीं आई है, ठीक है, उसका सौदा हो सकता है कुछ शराइत की रियायत के साथ, मौजूदगी में, कुछ शराइत की रियायत के साथ। ठीक है, उसमें से एक शर्त यह है कि जिस जिन्स का वो सौदा हो रहा है वो माल मार्केटों में मौजूद हो। और गंदम आमतौर पर मौजूद होती है। ठीक है, चावल का अगर सौदा हो रहा है तो चावल मौजूद होता है मार्केट में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में मार्केटों से बिल्कुल ही नापेद हो चुका हो। ठीक है, जिस चीज़ का सौदा हो रहा है बेचने वाले के पास अगरचे कि वो माल मौजूद नहीं है, ठीक है, लेकिन मार्केट में है, बेसलम हो सकती है। बेसलम के लिए एक शर्त ये है कि पैसे पूरे दे दिए जाएं। ठीक, जो ख़रीदने वाला है वो पैसे पूरे दे दे। यानी अगर 10 लाख का माल खरीदना है तो 10 लाख दे। 10 लाख रुपए दे दे। ठीक है, दूसरी शर्त यह है 1 महीने से कम की उधार ना हो। ठीक, तीसरी शर्त यह है कि जो माल ख़रीदा गया है मार्केट में वो माल दस्तयाब हो। ठीक, चौथी जो शर्त है वो कई शराइत का मजमुआ कह लीजिए आप, जी, कि माल की क्वांटिटी, उसकी जिन्स, ठीक है, जैसे चावल कोई एक जिन्स तो है नहीं, ठीक, चावल में भी कौन सा चावल होगा, ठीक है, किस अंदाज का होगा, ठीक, ठीक है, सारी चीज़ें जो है वो तखमीना करके वज़न किस एतबार से ये वज़न करेंगे, ठीक, तो यानी किसी किस्म की माल के अंदर कन्फ्यूजन और जहालत ना हो, ठीक, इबहम ना हो, इबाहम ना हो। ठीक, तो ये कुछ ज़रूरी शराइत थी जो मैंने बयान की हैं। ठीक, इनको सामने रखकर एक आड़ती बेसलम कर सकता है। सही। अब मसला ये है कि आड़ती बेसलम करने के लिए तैयार नहीं होगा। तो खुद ही आपने अभी ये मतलब तरीका बताया, अब आप ये भी मुमकिन है ये वो 1 या 2 चीज़ों के अंदर, 1 या 2 आइटम के अंदर तैयार हो जाए। ठीक है, होता ये है कि जो मार्केट होती है ना, जी, 6 महीने बाद क्या मार्केट होगी किसे नहीं पता। सही, अब आलू प्याज है, कभी जो है वो 20 रुपये किलो भी कोई लेने के लिए तैयार नहीं होता, सही, और कभी जो है वो टमाटर यही 200 रुपये का बिक रहा होता है, सही, 100 का बिक रहा होता इसमें है, रेट बहुत जल्दी अप डाउन होता है। 50 का बिक रहा होता है। ठीक, तो वो पेशगी सौदा कर ले और मार्केट उस वक्त गिरी हुई हो, तो जब अच्छा मुद्दत भी तय होगी कितने अरसे बाद माल दिया जाएगा, ठीक, ये मुद्दत भी तय होगी। सही, जब माल आए तो जिस रेट पर ख़रीदा था उससे कहीं ज़्यादा वो सस्ता हो, ठीक, तो इसे नुकसान का सामना करना पड़ेगा। ठीक, तो जहाँ मुमकिन है बेसलम करना, जैसा मैंने गंदम की मिसाल दी, जी, तो गंदम का रेट
इतना ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता, उसके अंदर कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं आता जी। तो इसमें बेसलम होना मुमकिन है। जहाँ मुमकिन ना हो तो वहाँ बहरहाल ये है कि कर्ज़े से इज्तनाब किया जाए। ठीक। ऐसा नहीं है कि आड़ती ही कर्ज़ा देगा तो किसान के पास कर्ज़ा आएगा। किसान अपने ज़रा इस्तेमाल करे, उसके कोई रिश्तेदार होंगे, कोई जानने वाले होंगे, दोस्त अहबाब होंगे, वो भी तो उसे कर्ज़ा दे सकते हैं। आखिर वो आड़ती ही से कर्ज़ा क्यों लेने आता है? तो आड़ती का मफाद वाबस्ता है यहाँ पर। आसानी और सहूलत से मिल जाता है। आसानी और सहूलत इसलिए है कि आड़ती का मफाद वाबस्ता है। उसने कर्जा देकर एक सहूलत लेनी है, उस पर नफ़ा उठाना है कि इसको ही माल बेचा जाए, तो ये गर्ज होती है। और ये गर्ज अगर पाई जाए तो सूद हो जाएगा, इसलिए इससे बचना ज़रूरी है। तो मुफ्ती साहब, इनको फिर फाइनल क्या जवाब हुआ इनके लिए? जवाब तो हमने बयान कर दिया है। मुफ्ती साहब के पास जाएं, ये किसी अगर बेसलम करना है तो बेसलम की शराइत मज़ीद किताबों से पढ़ें और किसी माहिर मुफ्ती के पास जाकर समझें। ठीक। अपने क्रॉस क्वेश्चन करें, अपने सवाल रखें, तब जाके जो है वो मसला हल होगा। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत की शाखें मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं। तो लाहौर में तो 2 जगह दारुल इफ्ता मौजूद है, इशरा में भी है और दाता दरबार के पास भी है। तो ये वहाँ तशरीफ़ लें जी, और वहाँ पे मज़ीद। और जो इनके जहन में कर्ज वाली बात है जी, तो वो बहुत मुश्किल मामला है। ठीक है, प्रैक्टिकली उस पर अमल करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, अगली कॉल दीजिए। सवाल ये था कि मेरा मेडिकल स्टोर है और एक कंपनी वाले ने आके मेडिसिन दी थी और मेडिसिन उसने कहा था ये रख लें, जब ये बिक जाएगी तो फिर आप मुझे इसके पैसे दे दीजिएगा। वो फिर कुछ अर्से बाद वो दवाई को ही भूल गया कि मैंने दवाई दी थी और मैंने पैसे लेने थे, वो बिल्कुल भूल गया। फिर एक दिन वो आया तो मैंने उससे कहा कि यार, जब से आपका और मेरा लेन देन चल रहा है तो कभी मैं अगर कोई चीज भूल गया हूँ या आप भूल गए हो लेने देने में या जानबूझ के कोई कमी पेशी हो गई हो तो मैं आपको माफ करता हूँ, आप मुझे माफ कर दीजिएगा। उसने कहा ठीक है, मैंने भी कहा ठीक है। अब वो जो दवाई रखी हुई है, क्या उसका मेरा बेचना जायज है या उसको मैं बता दूं यार ये आप दे गए थे, आप भूल गए थे? तो इस हवाले से ये बात पूछी। ठीक है जी, बड़ा जी मुफ्ती। देखें, बज़ाहिर तो ये धोखे की सूरत है। ठीक। कि जब आपको पता है कि इसका माल मेरे पास रखा हुआ है, ठीक, और अब आप घुमा फिरा कर बात बयान कर रहे हैं कि यार कभी आपका कोई माल रह गया हो तो आप माफ़ कर देना, यानी आप ये जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे भी नहीं पता कि आपका कोई माल रहा हो। ठीक है, ठीक है, एक एहतियाती पहलू है। एहतियाती पहलू नहीं है, ये धोखा है। नहीं, ये जाहिर ये हो रहा है कि जैसे एहतियातन कह रहे हैं, मतलब जाहिर ये हो रहा है कि गोया के बोलने वाले को भी याद नहीं है जी। क्योंकि अगर उसे पता चल जाए कि इसने मेरा माल रखा हुआ है और मेरे भूलने से फ़ायदा उठा रहा है जी, तो वो कभी भी राज़ी नहीं होगा। ठीक है। तो दूसरी बात ये है कि एक शख्स का जो हक है वो साबित हो चुका है। ठीक है। जब उसने माल दिया, अब किस तौर पर दिया, बेचा या अमानत रखा, कमीशन पर दिया, कतई ताल्लुक, ठीक, इस पूरी बहस के। ठीक। लेकिन बहरहाल ये है कि या तो वो माल का मालिक है या माल के मुआवजे का मालिक है। ठीक है। दोनों चीज़ों में से किसी एक चीज़ का तो मालिक है। ठीक है। तो उसका हक तो निकलता है। सही है। तो इन दुकानदार के जिम्मे ये है कि उसका हक अदा करे। ठीक है, उसे बताएं, मतलब उस तक चल कर जाना इसकी जिम्मेदारी है। वो तो आ रहा है, उसको बताना इसकी जिम्मेदारी है। ठीक, बजाय इसके कि ये कहे कि हो सकता है तुम्हारे कुछ पैसे रह गए हों तो भाई मुझे माफ़ कर देना। ठीक है, ये नहीं चलेगा। अब बेचना जायज़ है कि ना जायज़? ये धोखा है। उसका माल जब मौजूद है तो उसे देना पड़ेगा। ठीक है, माल बता दें, ये सारा आइटम तुम्हारा है, तुम भूल गए हो, फला फला मौके पर जो है दिया था, मेरे पास दिया था। फिर देखें उसे याद आता है या नहीं आता। ठीक है, और फिर ये हम समझेंगे कि वो माफ़ करता है या नहीं करता, फिर वो रिकवरी करता है नहीं करता है, कैसे करता है। ठीक है जी, अगली कॉल दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद रियाज है और मैं गुजरात से बात कर रहा हूँ। अहकाम तिजारत प्रोग्राम देख रहे थे तो इसमें एक सवाल था। सवाल ये है कि जो हम माल लोड अनलोड करते हैं, मिसाल के तौर पर आटे का एक थैला है, उसमें हम बम्बू मारते हैं, बम्बू मार के माल दूसरे गाहक को चेक कराते हैं।
अब उसका वजन कम हो जाता है। इसी तरह चीनी या दाल या कुछ में उस बम्बू मारकर माल को निकालते हैं, अब वो माल दूसरे कस्टमर को चेक करते हैं, लेकिन उसका वजन कम हो जाता है। अगर 20 किलो है उसमें से थोड़ा सा कम होगा, 40 किलो का है उसमें भी कम हो जाता है। तो क्या ये इस तरह जब हम गाहक को देते हैं तो वो वजन तो कम जाता है, इसका क्या हुक्म होगा? और फिर जो माल चेक किया जाता है वो नीचे गिरा देते हैं, अब उसमें वो पलेदार होते हैं, वो उठा के घर ले जाते हैं। मिसाल को दालें इकट्ठी हुई वो घर ले गए, तो ये लेके जाना उनके लिए कैसा होगा? बराए मेहरबानी इसका जवाब अता फरमा दीजिए। ठीक है जी, मुझसे अब 2 सवाल हुए बेसिकली जी। देखिए, माल जब तक इनके पास है, ठीक है, ये बम्बू मारें या उसमें से 5 किलो निकालें, 10 किलो निकालें, ठीक है, माल इनका अपना है ना। सही है, एक साइड तो ये, यानी तस्वीर का ये पहला रुख है। ठीक है, माल इनके पास रखा हुआ है, गाहक को दिखा रहे हैं, उससे निकाल रहे हैं, डाल रहे हैं, माल इनका अपना है। ठीक है लेकिन जब ये माल का सौदा कर लेते हैं, जी, मिसाल के तौर पर इन्होंने पर किलो के हिसाब से माल बेच दिया, सही है, तो अब इनकी ये जिम्मेदारी है कि जिसको माल बेचा है तौल पूरा दें। ठीक है, मिसाल के तौर पर इन्होंने 200 किलो माल बेच दिया है, ठीक है, अभी ये नहीं कहेंगे कि जी ये एक 100 किलो की 2 बोरियां, ये एक बोरी है, इसमें 100 किलो माल आता है, लिहाजा 100 किलो के बदले बोरी आपको दी मैंने। ठीक है, अब उसमें 98 केजी माल हो, 95 केजी माल हो, ठीक, और ये कहें कि मैं बगैर तोले दे दूं, तो ऐसा करना सामने वाले की हक तलफी है। ठीक है, जो माल ख़रीद रहा है उसका ये हक है कि वो पूरा माल वसूल करे। ठीक है, तो इसलिए शरीयत मुताहरा ने बड़ी ताकीद की इस हवाले से। नबी अकरम अलैहिस्सलाम के वाज़ेह अहादीस इस बारे में मौजूद हैं, 2 केल के हवाले से। जी, यानी उसका मफ़हूम और नतीजा ये है कि जब कोई शख्स माल ख़रीदता है जी, तो वो तोल कर ख़रीदे। ठीक, तोल करने का हुक्म इसीलिए दिया गया है कि किसी का हक जो है ना ज़्यादा जाए और ना कम आए। ठीक, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मुलाजिम की गलती हो जाती है, तोलने वाले की गलती हो जाती है, ठीक, लोड करने वाले की गलती हो जाती है, वो एक के बजाय 2 बोरे ले आता है ठीक, और चला दिया जनाब, तो चल गया। तो इसलिए ख़ास ताकीद बयान की गई है कि जब माल ख़रीदा जाए तो उसको तोल कर ख़रीदा जाए। ठीक, भाई सौदे की 2 सूरतें बनती हैं। जी, एक सौदा ये होता है कि आपने माल लाट के हिसाब से बेचा है, ठीक है, दिखा दिया कि भाई ये लाट पड़ी है, पूरी लाट इतने की बेच दी, आप वजन नहीं किया, वज़न नहीं किया, ठीक है, लेकिन वो तो ठीक है, उसका तोलना ज़रूरी नहीं है। सही, लेकिन जब माल बेचा गया है वज़न के हिसाब से, जी, तो फिर वज़न करके देना ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा मुझसे इसमें जो सवाल से मैं समझ सकूं, शायद साहिल मोहतरम ये कहना चाह रहे हैं कि वो बम्बू जिस चीज़ का कह रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट या आला जो होता है वो एक मखसूस किस्म का होता है कि वो बोरी माल में तो कम होता है ना उससे। जी जी, माल कम होता है, बहुत कम होता है, जैसे 10, 20, 50 ग्राम चावल निकल गए 100 किलो की बोरी में से, लेकिन वो 10 दफ़ा लगा तो 100 ग्राम का हो गया। फिर ये भी होता है, सुराख एक मरतबा हो गया तो गिरता रहेगा। मुझसे वो होता ही इसी तरह का है कि एक तो ये है कि उसी सुराख में बार बार डालेंगे मारेंगे उससे तो वो बड़ा हो जाता है, नहीं तो उसकी नोयत ऐसी होती है कि जब वो बोरी में जाता है ना तो वापस वो तार उसके वापस आ जाते हैं। क्वालिटी है उसकी ये इंस्ट्रूमेंट की। लेकिन मार्केट में भी ना इसकी प्रैक्टिस यही है कि अगर जैसे 50 बोरियां दी है ना तो 50 बोरियों का वेट होता है और जो वजन कम होता है वो जिससे खरीदी गई है वो उसका देनदार होता है या वो उसके पैसे कटवा देता है। दूध में भी ऐसे ही होता है। आप फरमा रहे हैं ऐसा होता है, लेकिन लोगों को ना ये तौल करना और ये सब इतना बड़ा झंझट लगता है जी कि वो चाहते हैं कि बस एक फ़ोन करें और माल गाड़ी वाला उठाए और चला जाए, इन्हें कुछ भी ना करना पड़े जी। लेकिन जो एहतियात करने वाले हैं, शरीयत के हुक्म पर अमल करने वाले हैं, वो एहतमाम करते हैं इसका। हो सकता है ऐसे मुख्तलिफ असल में अहकाम ठीक है। गफलत जो है वो बहुत ज़्यादा है इस बारे में। दूसरा पहलू जो था इनका कि वो जो गिरता है, इन्होंने कहा वो निकालते हैं, वो देखते हैं, फिर फेंक देते हैं वहीं पे 10, 20, 50 ग्राम जो भी। अब वो जाहिर सी बात है दुकान है, गिरता रहा 2 किलो 5 किलो जो भी हुआ तो वो कुछ लोग उठा के ले आते हैं, कारीगर वगैरह मजदूर वगैरह जो होते हैं वो वहाँ से उठा के ले आते हैं। तो उनका देखिए माल जब तक इन्होंने बेचा नहीं था इनका माल है, ठीक है, उसमें से जो गिरा वो इनका गिरा है, ठीक है। अब वो इसका क्या करते हैं वो इनका मैटर है, ठीक है। अगर ये किसी को तोहफा दे देते हैं, उसको सस्ता बेच देते हैं तो ये माल के मालिक हैं, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है। अगली कॉल दीजिए। हाँ,
ये अलग बात है कि सामने वाले को जो है वो 100 किलो बेच कहकर दी जी और तोल कर नहीं दिया, जी पूरा वजन नहीं दिया और उससे ये फ़ायदा उठा रहे हैं जी जो माल कम हो गया था, जी। तो ये तो वाज़े तौर पर जो है वो हराम काम होगा। ठीक, वजन पूरा देना होगा। पूरा देना होगा। ठीक है, अगली भाई कॉल। 98 अगर केजी माल है उसके अंदर जी तो 98 केजी के आप पैसे ले लें। ठीक है मतलब ये ज़रूरी नहीं कि 100 केजी ही कहकर देंगे आप। जी। अगर माल 98 केजी है तो 98 केजी का हिसाब करें आप। ठीक। और जब वो कोई अच्छा समझदार बंदा होगा खरीदने वाला, जिसकी अकल सलामत होगी, वो लेगा भी फिर तोल के, जब वो पैसे इस तरीके से दे रहा है। जी अगली कॉल दीजिए। मैं रियाज अहमद कराची से बात कर रहा हूँ। मेरा मुफ्ती साहब से ये सवाल है कि जो कंटेनर बाहर से आते हैं इंपोर्ट के, तो वो कराची में एक शिपिंग लाइन के थ्रू आते हैं। तो जब हम शिपिंग लाइन में जाते हैं कंटेनर अपना क्लियर करने के लिए यानी डीओ लेने के लिए, तो वो हमें कहते हैं कि आप ये कंटेनर कहीं गुम ना कर दें, आप इसका हमारे पास डिपॉजिट रखवाएं। मुख्तलिफ लाइनों के मुख्तलिफ डिपॉजिट हैं, किसी का लाख होता है, किसी का 2 लाख, किसी का 3 लाख। तो हम वो खुद डिपॉजिट नहीं रखवा सकते हैं, तो हम किसी दूसरे बंदे को कहते हैं कि वो आप डिपॉजिट रखवाएं। तो वो कहता है ठीक है मैं डिपॉजिट रखवाऊंगा लेकिन मैं इसके सर्विस चार्जेस लूँगा। तो वो हमसे 2000-3000 सर्विस चार्जेस लेता है, तो वो अपना 3 लाख रखवा देता है। तो जब हम कंटेनर खाली होके हम यार्ड में पहुंचा देते हैं, तो वो शिपिंग लाइन वो जो 3 लाख बंदा रखवाता है वो हमें फिर 20 दिनों के बाद 25 दिनों के बाद दोबारा चेक बना के वापस कर देते हैं। तो हम वो चेक उस दूसरे बंदे को दे देते हैं। क्या ये हम दोनों का ये कारोबार जायज़ है? यानी उस दूसरे बंदे के सर्विस चार्जेस लेना और हमें उसको सर्विस चार्जेस देना, क्या ये सूद में आता है या नहीं आता? क्या ये जायज़ है? ठीक जी मुझसे कितना ख़तरनाक मसला बयान किया है जी। अच्छा, ये पूरी एक दुनिया है कंटेनर्स की। जी इतनी बड़ी दुनिया है कि अगर 2-3 महीने इनके साथ बैठा जाए तो भी नाकाफ़ी है। 2-3 महीने भी नाकाफ़ी है। आपके तो करीब है। हम करीब हैं, लोग ठीक। दूर हैं। ठीक। तो बड़ी ख़तरनाक दुनिया है जी, पूरी एक सनत है, बल्कि बहुत सारी सनतों का मजमुआ है। कहा यह जाता है कि सबसे ज़्यादा जो ब्रीफ केस भरे जाते हैं पैसों के, जी 2 नंबर पैसों के, जी वो सी पोर्ट पर भरे जाते हैं। ठीक है। इतना इसकी लेन देन में रिश्वत, बदयांती, खैर इनका मसला तो अलग है। यानी शिपिंग लाइन के अंदर जो लोग काम करते हैं, बहुत सारे शोबे हैं इसके अंदर। जी यानी एक तो वो आदमी है ना जो एजेंट है, ठीक है जिसका काम है क्लियरेंस करवाना, ठीक है। तो वो बिल्कुल जो है वो यूँ समझे कि उसके मामलात बहुत डिस्टर्ब है, बहुत डिस्टर्ब है। रिश्वत के मामलात, जाली डॉक्यूमेंट्स के मामलात, जाली इनवाइस के मामलात, न जाने कैसे कैसे मामलात दरपेश होते हैं। हो सकता है बचने वाले बचते हों, लेकिन है बड़ा मुश्किल। जी अच्छा, एक कंटेनर जब आता है तो इसके पीछे न जाने कितना बड़ा होमवर्क और टीम होती है। ठीक है। मुख्तलिफ तरह की चेन चल रही है। चेन चल रही होती है। उस चेन की एक छोटी सी कड़ी इन्होंने बयान की है। ठीक है, गोया कि एक ही कड़ी बयान की है। जी, कि कंटेनर जाएगा गोदाम में। ठीक है। सेठ साहब का माल है। ठीक है। सेठ साहब ने माल के पैसे तो अदा कर दिए। ठीक है। अब होना तो ये चाहिए था कि सेठ साहब मजीद 2-3 लाख रुपए जमा करें। ठीक है। लेकिन ये सारा जिम्मा जो है वो जो एजेंट होता है, जी जिसका काम क्लियरेंस करवाना होता है, वो अपने जिम्मे ले लेता है। ठीक है। क्या आप इन चक्रों में नहीं पड़ो, ये सारी फटीकें मैं निपटाऊंगा, बस मुझे कंटेनर क्लियर करवाने के इतने पैसे दे दो। ठीक है। अब वो क्लियर एजेंट जो है वो मुख्तलिफ लोगों से सर्विसेज लेता है। ठीक। तो एक सर्विस इन्होंने बयान की सही कि कंटेनर की जो कंपनी है वो डिपॉजिट रखवाती है और उस डिपॉजिट की बुनियाद पर कंटेनर क्लियर किया जाता है, भेजा जाता है। ठीक। अब उसने जो 2-4 लाख रुपए रखवाए हैं वो क्या है? कैश है ना, जी रुपया है। जी बिल्कुल, माल है और किसी चीज़ का बदल नहीं है। सही। मतलब वो तो है ही अपना एक तरह से रहन की ज़रूरत है। ठीक।
कि उसे ज़र ज़मानत के तौर पर रखा गया है। जब उसे ज़र ज़मानत के तौर पर रखा गया, या तो वो रहन है या कर्जा है, ठीक है, दोनों सूरतों में से एक सूरत है। ठीक है और इस पैसे के ऊपर उसे नफ़ा दिया जा रहा है, जी, ये खालिसतन सूदी सूरत है। ठीक, यही सूरत और बहुत सारे शुबा जाते हैं वहाँ भी दरपेश आती है। जैसे ये टिकटिंग वाले जो हैं जी, ट्रैवल एजेंट, जी, ट्रैवल एजेंट के लिए भी इस तरह के कवानीन मौजूद हैं कि इन्हें अपना एक बहुत बड़ा सरमाया डिपॉजिट करना, ज़र ज़मानत के तौर पर डिपॉजिट रखवाना होता है, जी, ताकि ये ना हो कि फ्रॉड करके भाग जाएं। जी, उसकी अमाउंट भी बहुत बड़ी होती है, जी, जी, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, मुमकिन 1 करोड़ करोड़ होती तक हो। पहुँचता, तो ट्रैवल एजेंट जब तक बैंक में या गवर्नमेंट के अकाउंट में वो पैसा ना रखवाए, जी, उस वक्त तक उसे लाइसेंस नहीं मिलता, उसे सर्विस चलाने की इजाज़त नहीं दी जाती। ठीक है, अब वे चाहता है कि मैं इतनी बड़ी रकम क्यों जमा कराऊं। सही है, मुख्तलिफ बैंक ऑफ़र करते हैं कि जनाब आप ना रखवाएं, हम रखवा देते हैं, ठीक है, आप सिर्फ मंथली हमें इतने पैसे देते रहें। जी, यह भी खालिसतन सूदी सूरत है, ठीक है। इसके सूद होने में कोई शक नहीं है। वो चेक भी बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं, चेक वाली सूरत तो एक और हो गई ना, ये तो एक बाज़ाब्ता तरीका कार है। जी, यानी जब बैंक इन्वॉल्व हो गया तो इसका मतलब है कि ऑफिशियल तरीका है कि ठीक, कोई जुगाड़ नहीं है, ठीक, ऑफिशियल तरीका है ठीक, कि जी आपकी जगह हम जो है वो पैसे रखवाते हैं, आप हमें जो है इन पैसों के बदले में मंथली इतना दे दें। तो यूँ ये एक सूदी मामला चल रहा होता है, तो इससे इज्तनाब करना एक मुसलमान के लिए बेहद ज़रूरी है। तो कैसे बचें? मतलब अभी जैसे आपने बयान किया, 2-3 चीज़ें बयान करी, तो इससे बचें कैसे? वो क्या देखिए, जो ट्रैवल एजेंट काम कर रहा है जी, तो उसके पास कोई 50 लाख 1 करोड़ रुपया तो है ना, जी, जब वो मार्केट में आया, जी, और महीने के अंदर वो करोड़ों का जो है टर्नओवर कर रहा है, जी, तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि वो ट्रैवल एजेंट 2-3 पार्टनर को लेकर बैठ जाए? ठीक है, उसके पास इतना पैसा नहीं है जो बैंक के अंदर जो है वो रखवाया जाए, ठीक, अपने साथ 2-3 पार्टनर मिला ले, ठीक, 25-25 लाख रुपए करके 4 पार्टनर आ जाएं इसके काम में, तो इसको बैंक से कर्जा लेने की जरूरत कहाँ पड़ेगी? तो मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि मुतबादिल मौजूद है। जी, पूछना ये चाह रहा हूँ कि जैसे कंटेनर आया, अब कंटेनर में लाखों लाख, बल्कि कह सकते हैं करोड़ों रुपयों का माल आया है। जिस शख्स ने लाखों लाख और करोड़ों रुपयों का माल मंगाया है, वो 3-4 लाख रुपए नहीं रखवा सकता। देखें, होता ये है कि जो क्लियर एजेंट है, जी, क्लियरेंस करना इसकी जिम्मेदारी है, कंपटीशन है ना वहाँ भी, ठीक है, तो वो कम से कम फीस के ऊपर जो है ना वो काम चल रहा होता है, कौन कम पैसे लेगा, कौन कम पैसे लेगा। तो ये हमारा ताजिर ये सोचता है कि मैं क्यों इतने रफड़े में पड़ूँ, जब मुझे सूखा सूखा मिल रहा है तो मैं कम पैसे दे के जल्दी फारिग हो जाऊँ, जल्दी फारिग हो जाता हूँ। तो इस ताजिर की भी जिम्मेदारी है कि ये अपने मामलात को इस तरह आंख बंद करके ना लेके चले, ठीक, क्योंकि देखिए उसके बैकग्राउंड में क्या हो रहा है। तो मुशक्कत में से पढ़ना पड़ेगा। मुशक्कत में कहाँ बढ़ना पड़ेगा? 1 करोड़ का कंटेनर मंगवाया, 50 लाख का मंगवाया, जी, 3 लाख रुपए और जो ना वो चले जाएंगे, 25-30 दिन के लिए और वापस आ जाएंगे। चल, अल्लाह ताला में लेकिन बचने से इसको तावन करना पड़ेगा जो एजेंट है उसके साथ, ठीक, दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इस मामले से निकला जा सकता है। ठीक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सूदी मामला से बचने की तौफीक अता फरमाए, और इसकी पहचान भी हो ना, इसको कुछ मालूमात भी हो, कुछ इनिशियल मालूमात तो हो ना, कि फिर हम जाएं कि इधर शक हो रहा है, इधर शुबा हो रहा है। बहरहाल अगली कॉल दीजिए। मुफ्ती साहब की बारगाह में ये सवाल एक अर्ज है कि मेरा एक छोटा सा बाग है आम का, उसमें अब तो फल नहीं लगता, यानी फल लगने से 2-3 महीने पहले ही व्यापारी आ जाते हैं तो उसको मैं सेल आउट कर देता हूँ, कुछ बयान भी वो हमें दे देते हैं। तो इस तरह क्या उसको फल लगने से पहले बेचना, जो है उस आम के बाग को, फल को बेचना, क्या ये सही है शरन? ठीक है जी, पंजाब हमारा जाग रहा है। देखें, आम का मामला ऐसा है जी कि बेसलम होना बड़ा मुश्किल है, ठीक, क्योंकि उस वक्त मार्केट में आम नहीं होता। सही है, जो हमने शराइत बयान की थी ना, जी जी, कि वो जो चीज़ है वो मौजूद हो मार्केट में, जिस पर डील हो रही है, जी, जो बेची जा रही है, वो मार्केट में दस्तयाब हो, ठीक,
तो वो तो जाहिर बात है दस्तयाब नहीं होती। सीजन का फल है ये तो। सीज़न का फल है, ठीक है। तो बेसलम तो नहीं हो सकती। इसके बहुत सारे तरीके उलमा ने बयान किए हैं जी, है बड़े मुश्किल। तो बहरहाल माल जब तक मौजूद ना हो तो बेसलम एक ऐसा रास्ता है कि माल ना होने के बावजूद सौदा करना जायज़ होता है, लेकिन यहाँ बेसलम भी जायज़ नहीं हो रही। ठीक, तो यूँ फल आने से पहले तो बेचना जायज़ नहीं होगा। ठीक है। अगली कॉल भी लेते हैं। मुफ्ती साहब, आपने पिछली भी एक कॉल में फरमाया था कि मुफ्ती साहब से मिल लें किसी, और इसमें भी आपने फरमाया कि रास्ते मौजूद हैं। तो इससे समझ में ये आता है, एक ताजिरों को एक खौफ व्यापारी होता थे, है। मैं जानता हूँ एक व्यापारी को, उनके केले का बिजनेस था। ठीक, तो वो हैदराबाद दारुल इफ्ता तरफ हमने रेफ़र किया उनको। ठीक है। एक दो दफ़ा गए, फिर मुझसे रब्ता हुआ, फ़ोन किया, तो कहने लगे मसला हल नहीं हो रहा। मैंने कहा आओगे, बैठोगे, मसला हल होगा। ठीक। मैंने कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं की। ठीक है। फिर अचानक कई साल बाद मुलाकात हुई। ठीक, मैंने कहा हाँ भाई, सुना है आपका एक मसला चल रहा था, क्या हुआ उसका? कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह हल हो गया। ठीक, रास्ता बता दिया मुझे, मैं उस रास्ते के मुताबिक अमल कर रहा हूँ। ठीक है। मैं यही अर्ज़ करूँ कि इन बातों से फीलिंग ये आ रही है, और तजर्बा भी है, मुशाहिदा भी है, कि अगर हमारे ताजिर इस्लाम भाई मुस्तनद उलमा से, मुफ्तियान इकराम से मरबूत रहें, राब्ते में रहें और मुसलसल मसाइल पूछते रहें, तो कोई ना कोई हल भी निकल आएगा, सूरत भी निकल आएगी। और हल या सूरत नहीं निकला तो कोई ना कोई ऐसा रास्ता तो समझ आ जाएगा जो आफियत का हो, सलामती का हो। देखें, मैं ये अर्ज़ करूँ जी, डॉक्टर के पास जब मरीज़ जाता है जी, तो एक तो वो मरीज़ होता है कि जिसको अपनी तकलीफ़ भी बयान करना नहीं आ रही होती। सही, उसको दर्द हो रहा होता है, लेकिन ये नहीं अंदाज़ा हो रहा होता कि दर्द है कहाँ। उसकी कैफियत क्या है? ये अपने अपने हिस्स और अपनी अपनी जो है पहचान की बात है। ठीक है, फिर मर्ज़ की भी बात है, बाज़ मर्ज़ वाज़े होते हैं, बाज़ वाज़े नहीं होते। ठीक है, लेकिन डॉक्टर से बढ़कर मरीज़ की जिम्मेदारी होती है ठीक, कि वो जितनी पुख्ता अलामतें डॉक्टर को बताएगा, ठीक है, डॉक्टर उसी हवाले से तज्जिया करेगा। ठीक है। अब पिछले दिन एक साहब ने मुझे फ़ोन किया कि कुछ प्रॉब्लम है और घर में किसी को जी, सीने में तकलीफ़ है, लेकिन चेस्ट के डॉक्टर को दिखा लिया, फेफड़ों को डॉक्टर को दिखा लिया, लेकिन जो है ना वो सांस नहीं आ रहा। ठीक, अब मैं कोई डॉक्टर हकीम तो हूँ नहीं, तो मैंने वैसे एक मशवरा दिया। मैंने कहा देखें, रमज़ान के बाद ईद का मौसम आया है, जी, तो होता क्या है कि बदहाज़मी हो जाती है, ठीक, बाज़ औक़ात गैस हो जाता है, मैदे की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक, उसकी वजह से भी थोड़ा सा घुटन महसूस हो रही होती है। ठीक है। कुछ वॉक वगैरह करें। ठीक, तो जिस स्पेशलिस्ट के पास ये गए हैं उसने तो अपने शोबे के एतबार से टेस्ट ले लिए, ठीक है, लेकिन बाज़ औक़ात मरीज़ को डॉक्टर भी 2 से 3 दवाइयाँ दे रहा होता है। सही, या तो इसके मैदे में प्रॉब्लम होगी तो इस दवा से सही हो जाएगी, ठीक। या तो एलर्जी होगी इस दवा से सही हो जाएगी, ठीक, या ये मसला होगा इस वजह से हो जाएगा। ठीक, 2 से 3 दवाइयाँ दे रहा होता है। कम अज कम। तो वो भी इम्कानात रखता है। ठीक। हर मरीज़ के साथ ऐसा नहीं होता, ठीक है, बाज़ मरीजों के साथ ऐसा होता है। ठीक, ये तो है तस्वीर का एक रुख। दूसरा रुख ये है जी, कि जितनी दिलचस्पी हमारी अपने अमराज के साथ होती है, तकालीफ के साथ होती है, हम कोशिश करते हैं कि इस डॉक्टर से फ़ायदा नहीं हो रहा, इससे नहीं हो रहा, इससे नहीं हो रहा, जी, बेहतर से बेहतर जो है ना वो की तरफ जाएं। जी, शरई मामलात के अंदर दिलचस्पी का अंसर कम है, जी, कम है। और दूसरी बात यह है कि किसी को शरई मसला समझाना जो है जी, एक पूरी फिजियोथेरापी की क्लास होती है। ठीक, ऐसा नहीं है कि मसला बता दिया इनफरादी तौर पर, उसको फ़ौरन समझ में आ गया। ठीक, बाज़ औक़ात तो गेट से निकलता है फिर भूल जाता है, बिल्कुल होता होगा ऐसा। उसको बिल्कुल जो है वो अंदाज़ा होता है हमें कि पहली दफ़ा इसको समझ में आएगा ही नहीं। हम हल बयान कर रहे हैं, अभी इस हल की तरफ इसकी तवज्जो जा ही नहीं रही। सही, अभी थोड़ी और मुश्किल होगी तो फिर तवज्जो जाएगी कि हाँ ये हल तो मुमकिन है। ठीक, बस औक़ात बंदा उस हल को फ़ौरन झटक देता है, ठीक है, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, सही, तो बहुत मुश्किल है। हालांकि मुमकिन ही नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं। वो हल इतना मुश्किल नहीं होता, ठीक, थोड़ी सी हिम्मत की ज़रूरत होती है, हल मुमकिन होता है। अच्छा मुफ्ती साहब, वैसे तो आपने इसमें वजाहत फरमा दी, लेकिन मैं चाहूँगा क्योंकि इख्तितामी वक्त हो रहा है, एक आखिरी मदनी पुल इसी के हवाले से आ जाए कि हमारे जो ताजिर इस्लाम भाई होते हैं या किसी कोई भी माली मामला हो,
तो लोग उलमा या मुफ्तियान किराम की तरफ आते हुए एक वसवसा ये भी आता है यार नाजायज़ ही होगा माज़अल्लाह। तो अब ये जो सोच है, यानी नाजायज़ निकल आया तो क्या करेंगे, चलें इसे यूं कर लें कि अगर ये मामला अभी हम कर रहे हैं, अभी तो पता ही नहीं है, और जब पता नहीं है तो चलो फिर तो चलता है, लेकिन अगर हम उलमा के पास गए, मुफ्तियान किराम के पास गए, ये नाजायज़ निकल आया तो फिर हम क्या करेंगे, फिर तो फंस जाएंगे। देखें, हालात बड़े नाजुक हैं। अब मैं आपको एक लतीफ़ा सुनाऊं। एक तो लोगों का मिजाज होता है कि मसाइल सीखने में संजीदगी ना लेना। ठीक है, संजीदा नहीं लेते। ठीक है, हर किसी से मसला पूछ लेंगे, फिर मसला किससे पूछना है किससे नहीं ये भी देखना चाहिए। ठीक है, जब डॉक्टर देखते हैं तो इधर भी देखना चाहिए। ठीक है। अब हर इमाम मस्जिद जो है वो आलिम नहीं होता। ठीक है। बाज़ औक़ात तो वो हाफिज़ भी नहीं होता। सही है। और अगर हाफिज़ भी हो तो ज़ाहिर बात है मसाइल तो नहीं बता सकता। ठीक। मसाइल के लिए तो एक अलग जो है वो शराइत हैं, मुताला है। ठीक है। फिर हर आदमी को जो है वो कारोबार की जांच नहीं होती। ठीक है। तो मुस्तनद उलमा के पास रुजू किया जाए तो आसानी रहती है। ठीक है। वक्त तो एक कॉल ले लेते हैं। एक कॉल दे दीजिए। मेरा ਚੱਕੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਆਟਾ ਅਸੀਂ ਪੀਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਗਾਹਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਣ ਦਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ 39 ਕਿਲੋ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਨੇ ਆ ਕਿ 1 ਕਿਲੋ ਕਾਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਇਸ ਆਟਾ ਸੜ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਟਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਣੇ ਪੀਵੀਏ ਸਾਨੂੰ ਬਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਨੇ ਆ ਕਿ 1 ਕਿਲੋ ਕਾਟ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ 130 ਰੁਪਏ ਮਣ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। क्या ਇਹ ਜਾਇਜ਼ है? ठीक है जी। इनका सवाल ये है कि चक्की जो है वो आटा पीसने पत्थर होते हैं ना बड़े बड़े। जी जी। तो आटा पीसते हुए आटा जलाती भी है जी। कुछ ना कुछ तो आटा जलाती है। ठीक। इस बात में कोई शक व शुबा नहीं है। तो अब जो चक्की वाला है वो काम कर रहा है पैसे के बदले। जी। पैसे ले रहा है कि एक मन के इतने पैसे वो उजरत में लेगा। ठीक है। तो अब ये नहीं है कि इसके पास वो चीज़ अमानत है। ठीक। ये नहीं है कि 40 किलो अगर माल गंदम लिया है तो 40 किलो आटा ही दे। ठीक। तो अब ये एक उर्फ है कि एक मन पर 1 किलो आधा किलो। ठीक है। इसका उर्फ होता है कि भाई इतना जो है वो कम दिया जाएगा। ठीक है। उलमा ने इस उर्फ की रियायत की है क्योंकि इसके पस मंज़र में वजह मौजूद है। ठीक है। तो अगर ये चक्की वाले ऐसी शर्त लगाते हैं तो शरन ये शर्त जायज़ होगी और इसमें कोई कबाहत नहीं है। ठीक है, आपके सवाल का भी जवाब हो गया और हमारे सिलसिले का वक्त भी इख्तिताम पजीर हुआ। और अब मदनी चैनल के नाजरीन देख सकेंगे मदनी ख़बरें। तो मदनी ख़बरों की तरफ बढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।